हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको www.thelaymanway.com पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने सस्टेनेबल फूड सिस्टम से बात स्टार्ट करते हैं। राइट, तो क्या होता है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स? व्हाट आर दी सस्टेनेबल फूड सिस्टम? तो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन अपने एनवायरनमेंट में पढ़ी होगी कि कोई भी ऐसी चीज़, जब हम कोई भी ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे हम अपने नीड्स को फुलफ़िल करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वैसा कोई प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल प्रोसेस। तो फूड सिस्टम क्या होता है बेसिकली? फूड सिस्टम इज़ बेसिकली फूड के ग्रोइंग से लेकर, मतलब सीड आप परचेज करते हो, वहाँ से ग्रोइंग से लेकर पूरा उसका सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जब आपके बॉडी में वो पहुँचता है, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं फूड सिस्टम। मतलब फूड का साइकिल पूरा, है ना। वीट, जैसे वीट है, वीट हम कंज्यूम करते हैं, तो वीट सबसे पहले फार्मर ग्रो करता होगा, है ना, उसको बोता होगा, उसको ग्रो करता होगा, फिर उसको वेयर हाउस में ले जाता होगा, फिर वहाँ से सप्लाई जाता होगा, वहाँ से रिटेलर के पास जाता होगा, रिटेलर से हमारे पास आता है और फिर हमारे पेट में जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं फूड सिस्टम, है ना। अब सस्टेनेबल फूड सिस्टम क्या होता है? तो कोई भी ऐसा फूड सिस्टम जो पहली बात प्रॉफिटेबल हो, मतलब जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो प्रॉफिट दे रहा हो, फार्मर्स को प्रॉफिट दे रहा हो, है ना, रिटेलर्स को प्रॉफिट दे रहा हो। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए। दूसरा, सोसाइटी को बेनिफिट करना चाहिए, है ना। सोसाइटी को बेनिफिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब फूड क्राइसिस नहीं आना चाहिए, सबको हंगर को एलिमिनेट करना, ये सब सोशल सस्टेनेबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट पे कोई गंदा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस की स्टबल बर्निंग होती है ना, तो दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग, इससे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव असर पड़ रहा है ना। तो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम। अगर हम यही चीज़ जो उसका स्टबल है उसको हम बेसिकली बर्न ना करके उससे हम मैन्योर बना ले, देन इट बिकम्स अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम, क्योंकि अब वो इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो उसका पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल इम्पैक्ट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। राइट, तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं देन वी कॉल फूड सिस्टम एज सस्टेनेबल फूड सिस्टम। समझ में आ गया? अब इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं सस्टेनेबल फूड सिस्टम को लेके? तो देखो, ये जो इमेज है ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि फूड सिस्टम क्या है। तो बेसिकली ग्रोइंग से लेकर पूरा उसका ट्रांजैक्शन तक, है ना, दैट इज़ कॉल्ड फूड सिस्टम, है ना। अभी सस्टेनेबल फूड सिस्टम क्या होता है, मतलब हमने देख लिया क्या होता है। अब हम इंडिया के इनिशिएटिव देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दिस इज़ वन ऑफ द मिशन फ्रॉम 8 मिशंस ऑफ NAPCC के जो 8 मिशन हैं जो हमने इन्वायरमेंट में डिस्कस किए हुए हैं। और हमने ये आगे जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स वाले लेक्चर्स हैं, शुरुआत के अगर आप लेक्चर्स देखोगे तो जिसमें हमने गवर्नमेंट स्कीम, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का कवर किया, उसमें हमने एक एक मिशन कवर किया है। तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, उसको दोबारा कवर नहीं करेंगे। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाम से ही पता चल रहा है क्या किस लिए है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर की, है ना। ताकि जैसे वाटर कम यूज़ हो, कंजर्वेशन हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ये सब के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो पहला स्टेप तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? सिंचाई योजना क्या मतलब होता है? सिंचाई का मतलब क्या होता है? इरिगेशन। दिस इज़ अ हिंदी वर्ड फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन में पानी कम यूज़ हो, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हम कर पाएँ। ड्रिप इरीगेशन, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरीगेशन इज़ अ गुड वे ऑफ मेंटेनिंग कि भाई कम पानी यूज़ हो और इफेक्टिवली यूज़ हो, है ना। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है ड्रिप इरीगेशन पे ऊपर। तो उसको एड्रेस करती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद आती है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें क्या है? इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं ना, ताकि कम से कम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ हो पाए।
राइट। तो इसमें हम ये करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जिससे हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज गीगावाट क्लब। व्हाट इज गीगावाट क्लब? गीगावाट कुछ एनर्जी से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, है ना। तो वैसा ही कुछ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया जो है गीगावाट क्लब का मेंबर है। ये क्या है? ये एक अनऑफिशियल टैग है जो नेशंस को दिया जाता है, कंट्रीज़ को दिया जाता है, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 1 गीगावाट, मतलब जो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जिनकी सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 1 गीगावाट से ऊपर है ना। तो ये आपको याद रखना है। गीगावाट क्लब किसके बेसिस पे दिया जाता है? सोलर कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल्ड है, सोलर पावर कितना इंस्टॉल्ड है, उसके ऊपर दिया जाता है। और ये सोलर पावर जो है वो 1 गीगावाट से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड गीगावाट क्लब। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गीगावाट क्लब, ठीक है। एन अनऑफिशियल टैग ऑफ नेशंस विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, है ना। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है सोलर पावर की वो 1 गीगावाट से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूस कर रहा हो, बट कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, राइट। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ है? हमने कहा इंडिया में कहाँ है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट? रामागुंडम, जो कि तेलंगाना में है। इसका कैपेसिटी कितना है? 100 मेगावाट का है, ठीक है। इस साल में खुल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है? रामागुंडम, तेलंगाना में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? ओमकारेश्वर डैम पे ये बेसिकली सेटअप हुआ है। 600 मेगावाट का कैपेसिटी का ये प्लांट है। नर्मदा रिवर पर है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा रिवर पर है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पर है। कैपेसिटी कितना है? 600 मेगावाट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और गोबर्धन स्कीम की बात करते हैं। व्हाट इज गोबर्धन स्कीम? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। तो जो बेसिकली बायो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, उसको हमको कैश में कन्वर्ट करना है ना। कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो भाई? कि जो भी बायो रिसोर्सेज होते हैं उनको मोनेटाइज करके, है ना। तो उससे जैसे काऊ डंग को बेच के, है ना, इस टाइप से अगर कोई मोनेटाइजेशन हो रहा है तो उसको वो आएगा इस मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसमें ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? गोबर्धन स्कीम के लिए। इट एम्स टू सपोर्ट विलेजेस इन इफेक्टिवली मैनेजिंग देयर कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, जैसे काऊ डंग हो गया। तो जो भी इनका ये वेस्ट है उसको ये मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, ताकि उससे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो काऊ डंग से कोई वो ऐसी चीज़ बना दे, है ना। काऊ डंग से जैसे काऊ डंग के केक्स भी बनते हैं ना, उसके थ्रू एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है ना। तो इसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली काऊ डंग को यूज़ करें, है ना। उससे कोई चीज़ बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो वो भी स्कीम के अंदर आता है। स्कीम का फोकस क्या है? स्कीम का फोकस ये है कि भाई विलेजेस क्लीन रहने चाहिए, है ना। इनकम हम बढ़ाएं रूरल हाउस होल्ड्स की, और एनर्जी हम जनरेट कर पाएँ। कैटल वेस्ट है, जो कि वेस्ट जा रहा था, उसको हम एनर्जी में जनरेट कर पाएँ। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी का ब्रेकअप देख लेते हैं एक बार। तो सबसे ज़्यादा जो, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी अभी है एट प्रेजेंट इंस्टॉल्ड, वो किसकी है? सोलर की सबसे ज़्यादा है। फिर किसकी है? फिर विंड की है ना। तो ये आपको याद रखना है, सोलर की है, विंड की है, फिर बायोमास की है, फिर आपका हाइड्रो पावर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा किसका है? सोलर का है, फिर विंड का है, फिर बायोमास का है, और फिर हाइड्रो का है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब आगे आता है E3 सर्टिफिकेशन स्कीम। E3 सर्टिफिकेशन क्या है? E3 मतलब 3 बार ई से कुछ होगा, 3 बार ई से एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइज। ये आपको याद रखना है। ये 3E नाम ही सिर्फ इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये बस बेसिकली यहाँ का ई उठा लिया है ना, तो इसको 3E बोल दिया है। तो 3E आपको याद रखना है कि E3 क्या है? ये बेसिकली E3 है क्या? एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइज, एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइज। तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम करेगा। तो ये बेसिकली सर्टिफिकेशन देता है जो भी एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम्स होते हैं ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है किसके लिए? जो भी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके लिए है? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो ये आपको याद रखना है कौन किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एनर्जी एफिशिएंसी से जितनी भी रिलेटेड स्कीम्स हैं वो सारी कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या करेगा ये? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएगा इस सेक्टर में, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बस इतना ही याद रखना है। E3 सर्टिफिकेशन स्कीम किससे रिलेटेड है? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग से। क्या करेगी? एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, ठीक है। और किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इतना याद रख लेना। इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन क्या है? इसमें बेसिकली हम कार्बन का एमिशन कम करेंगे, नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, ठीक है। ये सारी स्कीम जो है ना वो एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए है ना। इतना याद कर लो। इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ग्रीन बिल्डिंग मतलब, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? ऐसी बिल्डिंग जो जहाँ पे जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब जैसे वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर उसको रीयूज़ कर रहे हैं हम ट्रीट करके, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रीन बिल्डिंग। एनर्जी एफिशिएंसी उस बिल्डिंग की बहुत अच्छी है ना।
5 स्टार रेटिंग है, इस टाइप से जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं हम ग्रीन बिल्डिंग। इससे हम नेट ज़ीरो एमिशन की बात करते हैं, है ना। CII के बारे जो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ना, उसने लॉन्च किया है क्या, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन नेट ज़ीरो। ये बेसिकली नेट ज़ीरो एमिशन करने के लिए है, ताकि हम कार्बन के एमिशन को नेट ज़ीरो कर पाएँ, है ना। नेट ज़ीरो नाम से पता चला, नेट ज़ीरो मतलब कार्बन के एमिशन को ज़ीरो कर पाएँ, कब तक, 2050 तक, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्या है, इट इज़ बेसिकली एन नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस, फाउंडेड 1895। एक बार जाके इसको ना CII को पढ़ लेना अच्छे से, ये तो डेफिनेशन लिखी है, इतनी ही वैसे इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा इसका बैकग्राउंड पढ़ लेना कि क्या करती है, किसमें इन्वॉल्व है, और थोड़े 1-2 पॉइंट्स नीचे कमेंट करके बताना कि भाई CII जो है वो क्या करती है ना, ये आपको बताना है खुद से। उसके बाद हम आते हैं इको पैक्ड ग्रीन कॉन्क्रीट के बारे में। व्हाट इज़ इको पैक्ड ग्रीन कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट कैसे बनता है, ये ऐसे आपने बोल्डर्स देखे होंगे, ये घूमता रहता है ऐसे, है ना, ये घूमता रहता है, इसमें सीमेंट मिक्स होता है। तो इको पैक्ड ग्रीन क्या है कि ये जो हम बनाते हैं इसको हमको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली इट इज़ अ न्यू लो कार्बन रेंज ऑफ कॉन्क्रीट, है ना। तो कॉन्क्रीट में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होता है, तो ये लो कार्बन है, मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लो कार्बन है, ठीक है, और हाई परफॉर्मिंग है। तो हाई परफॉर्मिंग है, सस्टेनेबल है, सर्कुलर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, तो यही सब है। इसमें क्या है, 30 to 50% लोअर एम्बॉडीड कार्बन कंटेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट। तो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट के कंपेरिजन में इसमें कार्बन 30 to 50% कम है, बस यही है इको पैक्ड ग्रीन कॉन्क्रीट। नाम से ही पता चल जाएगा, देखो कॉन्क्रीट है, आपको पता है कॉन्क्रीट तो क्या ही होता है, इसमें ये जो जैसे बनता है ना, ये आपकी बिल्डिंग बनती है वो कॉन्क्रीट से ही बनती है ना, तो उसको बनाने में ये प्रोसेस, ये बोल्डर यूज़ होता है, इसमें मिक्सचर होता है और उसको मिक्स करते हैं हम, फिर उसको सुखाते हैं, है ना। अब इको पैक का मतलब आ गया, इको पैक मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये, है ना, ये फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है मतलब कार्बन कम होगा कंटेंट इसमें, नॉर्मल चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है दिवाली प्लेटफॉर्म। दिवाली प्लेटफॉर्म क्या है, डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। तो ये क्या है, ये बेसिकली मोबाइल इंडिया और नीदरलैंड्स ने आपस में पार्टिसिपेट करके एक डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन बनाया है, जिससे हम वाटर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वाटर रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। नाम से पता चला ना, वाटर अलायंस। वाटर अलायंस मतलब इंडिया और नीदरलैंड्स की बेसिकली एक अलायंस है, जिसमें हम वाटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन वॉच आ गया। कार्बन वॉच क्या है, व्हाट इज़ कार्बन वॉच। कार्बन वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट मेजर करेंगे इंडिविजुअल का। तो इसमें 3-4 वर्ड हैं, क्या, कार्बन फुटप्रिंट क्या है और कार्बन वॉच क्या है। कार्बन वॉच समझ में आ गया, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करेंगे। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ये जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ये क्या है, तो ना देखो ये फुटप्रिंट दिख रहा है ना, फुटप्रिंट से क्या है, कार्बन फुटप्रिंट से क्या मतलब है कि जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन करते हैं, जो हम करते हैं एज एन इंडिविजुअल, जिससे कार्बन एमिशन बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने वेस्ट जनरेट किया, उसमें भी कार्बन होता है ना, हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उससे भी कार्बन एमिट होता है, राइट। तो दिस इज़ अ कार्बन फुटप्रिंट जो हम प्लानट पे ला रहे हैं, है ना। पेट्रोल हम यूज़ करते हैं तो उससे भी कार्बन फुटप्रिंट आता है। तो कार्बन फुटप्रिंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट होती हैं इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिट हो रही हैं हमारे एक्शंस की वजह से, उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट हो रही हैं इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, उसको हम बोलते हैं क्या, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में बात करते हैं। क्या है ये, तो ये बेसिकली एक सब स्कीम है किसके अंदर, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो हमने पीछे पढ़ी थी ना, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या कर रही थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही थी, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही थी। तो उसी के अंदर ये सब स्कीम है जिसमें हम ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो नेशनल फार्मिंग की, वो हम बढ़ावा देंगे, उनको बेसिकली प्रमोट करेंगे, है ना, ताकि नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ इंडिजीनियस जो हमारी खुद की इंडिया की जनरेटेड है टेक्निक्स, उसको हम यूज़ करके बेसिकली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाएँ। उसको हमने बोला है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, है ना, भारतीय मतलब इंडिजिनस मतलब इंडियन, है ना, नाम से पता चल रहा है, भारतीय मतलब इंडियन, इंडिजिनस मतलब जो इंडिया की खुद की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। प्राकृतिक मतलब ऑर्गेनिक जो हैं वो ऑर्गेनिक या नेचुरल जो है ना, वैसी कृषि मतलब एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना, तो उनको हम बढ़ावा देंगे। समझ में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है, नाम तोड़ लोगे अब।
उसके बाद आगे आते हैं, इसमें क्या है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा कितना 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स। तो ये तो आपको याद रखना है, इसमें क्या समझाऊँ मैं, इसमें ये याद कर लेना, इतना मिलता है 3 साल के लिए, 12,200 रुपये पर हेक्टेयर मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, ये क्या है नेचुरल फार्मिंग, नॉर्मल सी चीज़ है नेचुरल फार्मिंग, है ना। इसमें बस केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स होते हैं जो हम नॉर्मल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको बहुत ही नेग्लिजिबल कर दिया जाता है या फिर नील कर दिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मैन्योर फिर हम कैसे बनाएंगे, मैन्योर हम सारा नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ से बनाते हैं, जैसे कि काउडंग हो गया, है ना, और काउडंग प्लस जो भी XYZ चीज़ें इसमें लगती होंगी जो नेचर से मिलती होंगी, है ना, उनसे हम बेसिकली ये कंपोस्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर्स। इन नेचुरल फार्मिंग नीदर केमिकल नॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। तो अच्छा, तो ऑर्गेनिक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ बेसिकली जिसमें हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते हैं ना, और हम फर्टिलाइजर्स की जगह हम बेसिकली मैन्योर्स बनाते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, काउडंग हो गया, हम ये सब यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस इन नेचुरल फार्मिंग इज़ दैट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस ये है कि नेचुरल में ये ऑर्गेनिक वाला भी यूज़ नहीं होता है, तो इसमें केमिकल्स वाला तो यूज़ होता ही नहीं है एज अ फर्टिलाइज़र, प्लस इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं होते, इसमें फर्टिलाइज़र ज़ीरो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये ध्यान दे लेना एक बार, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल फार्मिंग में फर्टिलाइज़र जो होते हैं दैट इज़ ज़ीरो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो हम काउडंग वगैरह से बनाते हैं। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस बस ये है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स में मतलब नेचर ही उसको फर्टिलाइजर दे देगा, हमको कोई ऑर्गेनिक या केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे काउडंग वगैरह हम डालते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस है। अब हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक के बारे में। तो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक क्या है भाई, तो वो नॉर्मल राइस का कल्टीवेशन क्या होता है, पहले आप जो सीड होता है उसको आप क्या करते हो, उसको आप वाटर में थोड़ा सोक करते हो ताकि इनिशियली उसका सैपलिंग बन पाए, है ना। तो इनिशियली ये जब बन जाता है उसके बाद आप फील्ड पे जाके उसको सो करते हो और फिर उसको पूरा वाटर से इरीगेट करते हो, आपने देखा होगा ऐसे, है ना, वाटर से पूरा इरीगेट फ्लडेड रहता है। तो दिस इज़ हाउ राइस इज़ कल्टिवेटेड। तो पहले इसमें क्या होता है कि पहले हमको प्री वो करना पड़ता है, मतलब सीड को पहले इनिशियली उसको वाटर में सोक करके फिर करना रहता है ना, फिर उसको बाद में प्लांटेशन करते हैं। तो उसको पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, प्री ट्रीटमेंट मान लो, है ना, इस टाइप से प्री प्रिपरेशन करना पड़ता है सीड का। उसको ये प्री प्रिपरेशन करने के बाद ही फिर फाइनली आप फील्ड में लगाते हो, समझ आ रहा है। तो अभी डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक में क्या है कि ये जो प्री प्रिपरेशन वाला प्रोसेस है इसको हटा दिया गया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ राइस क्रॉप फ्रॉम सीड्स सोन इन द फील्ड रादर देन ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी, है ना। तो पहले अभी क्या होता था कि नर्सरी में पहले सीडलिंग्स को प्रिपेयर किया जाता था, राइस की सीडलिंग्स को पहले प्रिपेयर किया जाता था वाटर में सोक करके, फिर बाद में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता था फील्ड में, है ना। अभी क्या है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको हटा दिया गया, अब डायरेक्ट आप कर सकते हो, तभी तो नाम है डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस मतलब डायरेक्ट आप सीड जाके कहाँ लगा सकते हो, फील्ड में लगा सकते हो, है ना। डायरेक्ट सीडिंग कैन बी डन बाय सोइंग ऑफ प्री जर्मिनेटेड सीड्स, जो फुली जर्मिनेट नहीं हुए, प्री जर्मिनेशन वाले स्टेज में है, इनटू अ पडल्ड सॉइल मतलब वेट सीडलिंग, ठीक है। जो ऐसे देखा होगा ना कि सॉइल पूरा फ्लडेड रहता है पानी से, तो उसको हम वेट सीडलिंग बोलते हैं, या फिर स्टैंडिंग वाटर में भी हो सकता है ना, वाटर सीडलिंग जिसको बोलते हैं, या फिर प्रिपेयर्ड सीड बेड में भी हो सकता है जिसको हम ड्राई सीडलिंग बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के हैं, पडल्ड सॉइल, स्टैंडिंग वाटर और प्रिपेयर्ड सीड बेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब DSR मेथड हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई इसमें लेबर सेव होगा, है ना, पहले प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा नर्सरी में जाके, कॉस्ट बचेगा, है ना, यहाँ पे आप जाओगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा एडिशनल आएगा, तो इससे कॉस्ट बचेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और जल्दी भी जर्मिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्रोसेस आपने पूरा हटा दिया, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा बेसिकली लेबर बचेगा, कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाएगा ना, ये सब होगा इससे, ठीक है। चलो फिर अब ये क्या करते हैं हम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो ज्योग्राफी वाला है ये हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।